नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं इतिहास गंगा। इतिहास गंगा के आज के अंक में हम उस दौर की बात करेंगे जब लंदन से एक कमीशन आता है, एक आयोग आता है और तत्कालीन भारतीय सचिव जितने भी भारतीय राजनीतिक दल थे उन सबको ललकारते हैं और कहते हैं कि एक ऐसा राजनीतिक संवैधानिक मसौदा तैयार करके दिखाइए जिस पे सबकी एकमत राय हो। समस्त भारतीय दल आपस में मिल बैठ के एक मसौदा तैयार भी करते हैं, लेकिन उस पर एक साथ आ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं आ पाते हैं? क्योंकि हमारे बीच में है सांप्रदायिकता का दंश। जी हाँ, आज हम बात करेंगे साइमन कमीशन की, हम बात करेंगे नेहरू रिपोर्ट की और बात इस बात पे भी करेंगे कि नेहरू रिपोर्ट सफल क्यों नहीं हुई। जी हाँ, प्रारंभ करते हैं। मित्रों, 1919 में एक भारत शासन अधिनियम आया था और उस अधिनियम के अंतर्गत एक प्रस्ताव यह भी था, एक प्रस्तर में यह लिखा हुआ था कि आने वाले 10 साल बाद एक सर्वेक्षण कराया जाएगा किसी आयोग या समिति के माध्यम से, जो यह निर्धारित करेगा कि क्या बनाया गया शासन अधिनियम अपने उद्देश्यों में सफल हुआ है, क्या हम एक उत्तरदायी सरकार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्या जिन उद्देश्यों के साथ यह शासन अधिनियम लाया गया था हम उसमें सफल हुए हैं। तो इस प्रकार से 1919 में भारत शासन अधिनियम आया था, तो 1929 में उस आयोग का गठन किया जाना था। लेकिन ब्रिटेन में होने वाले थे चुनाव और चुनाव के दृष्टिगत वहाँ की तत्कालीन सरकार कंजर्वेटिव पार्टी ने इस कमीशन का गठन जस्ट 2 वर्ष पूर्व ही कर दिया। 1927 में इसका गठन कर दिया। इसका गठन वो करते हैं नवंबर 1927 में, जिसके अध्यक्ष होते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन वहाँ की लिबरल पार्टी से आते हैं, लिबरल यानी कि उदारवादी पार्टी से आते हैं, और 7 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी में एक और बहुत बड़ा नाम होता है क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली आते हैं लेबर पार्टी से। ये वही क्लीमेंट एटली हैं जो 1947 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं। अन्य जितने भी सदस्य थे वो सारे के सारे ब्रिटानिया हुकूमत से संबंधित हैं, यानी कि सारे के सारे गोरे हैं। एक भी सदस्य उसमें से भारतीय नहीं है। अब सवाल तो ये उठता है कि उसमें भारतीय सदस्य क्यों नहीं हैं, या किसने ऐसा सुझाव दिया था कि इसमें भारतीयों को न रखा जाए। तत्कालीन भारतीय वायसराय लॉर्ड इरविन उस समय भारत के वायसराय थे, जिनका कार्यकाल 1926 से 1931 तक था। उन्होंने यह सुझाव दिया था कि किसी भी प्रकार के भारतीय को इस दल में ना रखा जाए। अगर रखा जाएगा तो ये अपने जो भी इसके उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। ठीक, गठन होता है। गठन होने के बाद उसकी उद्घोषणा होती है और वो भारत की तरफ रवाना होता है। लेकिन जब वो भारत की तरफ रवाना हो रहा था तो भारत के राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा थी कि एक ऐसा कमीशन, एक ऐसा आयोग बनाया गया है जो ये करने आ रहा है, 1919 के शासन अधिनियम का सर्वेक्षण करने आ रहा है और आगे की रणनीति बनाने आ रहा है। कांग्रेस के साथ अन्य जितने भी राजनीतिक दल थे उन सब के बीच में भी एक उधेड़-बुन थी। तभी क्या होता है कि नवंबर 1928 से पहले नवंबर 1927 को इलाहाबाद में कांग्रेसियों का एक सम्मेलन बुलाया जाता है और इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया जाता है कि दिसंबर 1927 को मद्रास में कांग्रेस का जो मुख्य अधिवेशन होने वाला है उस अधिवेशन में हम साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव पारित करेंगे, और ऐसा हुआ भी। 1927 दिसंबर अध्यक्षता कर रहे हैं अंसारी साहब और मद्रास में यह कांग्रेस का मुख्य अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में पूर्ण बहुमत से यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि जब साइमन कमीशन भारत आएगा तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे, और किया भी गया। 3 फरवरी 1928 साइमन कमीशन मुंबई आता है और उस साइमन कमीशन का स्वागत भारत में खाली रोडों, बंद दरवाज़ों, हड़तालों, रैलियों ने किया। जहाँ भी साइमन कमीशन जाता था केवल एक ही बात सुनाई देती थी, साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ, गो बैक साइमन कमीशन, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। और इस प्रकार साइमन कमीशन को वापस भेजने के लिए, साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए पूरे देश में आंदोलन प्रारंभ हो गया। अगर इस बात को स्पष्ट करने के लिए कहा जाए कि कांग्रेसीय
या अन्य जो भी राजनीतिक दल थे जो इस प्रकार उनका विरोध कर रहे थे, वो साइमन कमीशन का विरोध क्यों कर रहे थे? तो वही पिछली बात कि संपूर्ण आयोग में, इस संपूर्ण कार्य में किसी भी प्रकार से भारतीयों का ना हस्तक्षेप मांगा गया, ना हस्तक्षेप उनका लिया गया और एकदम से उनको किनारे कर दिया गया। और इस बात का विरोध होना भी चाहिए कि हमारे बारे में आप निर्णय करने आ रहे हैं और हम में से ही कोई उसमें नहीं है, तो इस प्रकार उसका विरोध किया गया। अब विरोध कहाँ कहाँ पर कौन संभाल रहा था, इस पर भी एक चर्चा हो जाए। सबसे पहले शुरू करते हैं अपने ही प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में खलीक-उज़्ज़मा इस विरोध का नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सारे लोग उनका सहयोग कर रहे थे। मद्रास में टी प्रकाशम इसका नेतृत्व कर रहे थे। बंगाल में सुभाष चंद्र बोस नेतृत्व कर रहे थे। लाहौर और पंजाब जैसे क्षेत्रों में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में यह आंदोलन प्रारंभ हो रहा था। चारों तरफ एकदम देशव्यापी हड़ताल जैसा माहौल था। साइमन कमीशन गो बैक के नारे लग रहे थे। इसी समय एक बहुत ही हास्यास्पद और बहुत ही महत्वपूर्ण, दिल को छू लेने वाला किस्सा होता है, जिसे मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। एक बहुत अच्छे साहित्यकार हुए हैं अयोध्या प्रसाद जी, उन्होंने अपनी पुस्तक में एक कहानी लिखी है। और वो कहानी क्या है कि एक बार, ये किस्से दो जगह होते हैं, एक दिल्ली में होता है, एक लखनऊ में होता है। लखनऊ में क्या होता है कि साइमन कमीशन आए थे, उनके लिए एक लॉन लंच रखा गया था, मतलब खुले में लंच की व्यवस्था थी और चारों तरफ बहिष्कार था। जब बहिष्कार प्रारंभ होने लगा तो जो भी अंग्रेज़ सैनिक थे या अंग्रेज़ हुक्मरान थे, वो लगातार इस बात का ध्यान रखते थे कि साइमन के आसपास कभी कोई इस प्रकार की, साइमन कमीशन के आसपास कभी कोई इस प्रकार की गतिविधि ना हो जिससे उनके कार्य में बाधा पड़े। लोग विरोध के स्वरूप काले कपड़े पहन के सामने आते थे, काले झंडे दिखाते थे, पंपलेट्स बांटे जाते थे। इन सब चीज़ों को रोकने का प्रयास किया जा रहा था और एक समय पर एकदम रोक दिया गया था, कोई भी आ जा नहीं सकता था। और लंच प्रारंभ होता है, गार्डन लंच था, सब लोग कर रहे होते हैं। तभी अचानक से क्या देखा जाता है कि आकाश में काले काले रंग की पतंगें उड़ने लगती हैं और कई सारी पतंगों पर गो बैक कमीशन, साइमन कमीशन गो बैक भी लिखा होता है। और धीरे धीरे आलम ये बनता है दोस्तों कि पूरा आसमान, उस गार्डन के ऊपर का आसमान काले रंग की पतंगों से छा जाता है। तो विरोध का ये भी एक अद्भुत तरीका था और मैंने तो जब इसे पढ़ा तो मैं तो बहुत ज़्यादा आह्लादित हुआ और मुझे लग रहा है जब आप इस विषय से साझा होंगे, रूबरू होंगे, तो आपको भी बड़ा आनंद आएगा। तो इस प्रकार बड़ा विरोध होता है, होना भी चाहिए और हो भी रहा था। सवाल ये भी होता है कि उस समय भारत में कई सारे राजनीतिक दल थे। क्या सारे राजनीतिक दल साइमन कमीशन का बहिष्कार कर रहे थे या कुछ ऐसे भी थे जो साइमन कमीशन के पक्ष में भी थे? इस पर भी चर्चा करते हैं। हिंदू महासभा, किसान और लेबर पार्टी, मजदूरों के जो भी संघ थे, कांग्रेस तो थी ही, ये सारे लोग एकजुट होकर साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। और यही वो समय था जब मुस्लिम लीग साइमन कमीशन के विषय को लेकर ही दो भागों में बंट गई। एक भाग था मोहम्मद शफी का। मोहम्मद शफी चाहते थे कि हम साइमन कमीशन का स्वागत करें, उनका सहयोग करें और एवज में उनसे पृथक निर्वाचक मंडल की मांग करें और वृहद पृथक निर्वाचक मंडल की मांग करें और उससे हम अपनी कौम को और अपने लोगों को फ़ायदा दिलवाएं। लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद जिन्ना का ये मानना था कि अब हमको अपने उद्देश्य व्यापक बना लेने चाहिए, हमारी जो मांगें हैं वो और बड़ी हो जानी चाहिए और उन बड़ी मांगों को लेकर हम साइमन कमीशन का विरोध करेंगे। तो इस प्रकार साइमन कमीशन ही वो विषय है जहाँ पर मुस्लिम लीग में दो फाड़ हो जाते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इस वजह से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साइमन कमीशन के विषय को लेकर मुस्लिम लीग में दो फाड़ हो जाते हैं और इस प्रकार मोहम्मद शफी का जो धड़ा था वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहा था, समर्थन कर रहा था, और जो मोहम्मद अली जिन्ना का धड़ा था वो उसका विरोध कर रहा था। दो पार्टियां और थीं, मद्रास की जस्टिस पार्टी और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी, ये दोनों भी साइमन कमीशन का समर्थन कर रही थी। और भारत के एक बहुत बड़े नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, वो भी उनके पक्ष में थे। उनका एक संगठन था डिप्रेस्ड क्लास मिशन, वो उसका स्वागत कर रहा था। और जब साइमन कमीशन भारत आ रहा था तो उस समय एक समिति का गठन किया गया था जिसे स्वागत समिति कहते हैं और उसके सदस्य भी B.R. अम्बेडकर थे। तो ये तो बात हो गई कि कौन कौन पक्ष में है और कौन कौन विपक्ष में है।
साइमन कमीशन आता है, सब जगह उनका विरोध होता है। लेकिन तभी उसी समय एक अप्रिय घटना घटती है, और घटना क्या घटती है कि लाहौर में जब साइमन कमीशन जाता है और पंजाब केसरी लाला लाजपत राय लाहौर में उनका विरोध कर रहे थे, अक्टूबर 1928 के आसपास की ये घटना है। और तभी वहाँ जो पुलिस होती है या अंग्रेज के जो सैनिक होते हैं वो उनके ऊपर लाठी चार्ज करते हैं, और लाठी चार्ज में कई सारे आघात लाला जी के ऊपर ऐसे लगते हैं जिससे वो बहुत ही ज़्यादा बीमार होते हैं, और फिर धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो जाती है। उन्होंने अंतिम समय पर कहा था कि अंग्रेज़ों के द्वारा मेरे ऊपर किया गया लाठी का एक एक प्रहार इस सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा, और हुआ भी। और फिर लाला जी की ही मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद ने सैंडर्स की हत्या की थी। तो इस प्रकार संपूर्ण देश में एक देशव्यापी बहिष्कार होता है साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन 2 बार भारत आता है, पहले 28 में, फिर 29 में, और मई 1930 में जाकर वो अपनी फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ये वही रिपोर्ट है मित्रों जिस पर गोलमेज सम्मेलन में चर्चा होनी थी। याद रखिएगा, गोलमेज सम्मेलन की उस टेबल पे किस विषय पे चर्चा हो रही है, तो वो चर्चा हो रही है साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे। और ये रिपोर्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आगे आने वाले भारत की दिशा क्या होगी, दशा क्या होगी, इस रिपोर्ट के माध्यम से ही तय होना था। मई 1930 में साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। उस रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए। सबसे पहले उनका पूरा उद्देश्य बनता है उस कमीशन का कि अब भारत को एक उत्तरदायी सरकार की तरफ ले जाया जाना चाहिए, द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर देना चाहिए। उस समय तक वो वृहद पृथक निर्वाचक मंडल के विरोध में है। अन्य भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे चर्चा होती है, और फिर गोलमेज सम्मेलन में भी चर्चा होती है। तो इस प्रकार क्या होता है कि ये संपूर्ण जो लब्बो लुबाब है वो ये निकल के आता है कि एक ऐसा आयोग बनता है जिसमें एक भी भारतीय नहीं है, और चूँकि कोई भारतीय नहीं है इसलिए जो भारत के राजनीतिक दल हैं, मुख्यतः राजनीतिक दल, वो साइमन कमीशन का विरोध करते हैं। साइमन कमीशन 2 बार भारत आता है, मई 1930 में अपनी रिपोर्ट देता है, और जब वो रिपोर्ट देता है उसके बाद उसी पे गोलमेज सम्मेलन होता है। लेकिन उसी समय तत्कालीन भारतीय सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों को एक चुनौती दी, और चुनौती क्या थी? चुनौती ये थी कि आप सब लोग एक राजनीतिक संवैधानिक मसौदा तैयार करिए और उस मसौदे पे एकमत हो जाइए, हम मान लेंगे। क्योंकि समस्त भारतीय राजनीतिक दल उनका विरोध कर रहे थे, कुछ एक को छोड़ के। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो आप विरोध कर रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप ही में एक मसौदा तैयार कर लो, एक संवैधानिक मसौदा तैयार कर लो, सब लोग एकमत हो जाओ, हम मान लेंगे। कांग्रेसी तुरंत लगते हैं, भैया अब तो मसौदा तैयार करना पड़ेगा। 3 बार सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। सर्वदलीय का मतलब चूंकि इसमें ये शर्त थी कि सभी लोगों का एकमत होना अनिवार्य है। 3 सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती हैं, और पहली सर्वदलीय बैठक में 29 दल भाग लेते हैं। उसके बाद दलों की संख्या क्रमिक रूप से घटने लगती है, 29 दल भाग लेते हैं। यह निर्णय लिया जाता है कि ठीक है, एक सर्वदलीय एक ऐसा मसौदा तैयार किया जाएगा जिसमें सभी दल एकमत होंगे। सब लोग अपने अपने प्रस्ताव रखते हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं, और उनको एकीकृत करके एक ऐसा मसौदा तैयार करने का प्रयास किया जाता है। और वो जो समिति बनाई जाती है जिसके अध्यक्ष होते हैं मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है, उसमें कई सारे लोग रहते हैं, तेज बहादुर सप्रू, MS अडे, सुभाष चंद्र बोस और भी बहुत सारे लोग रहते हैं। वो सारे लोग मिलकर एक मसौदा तैयार करने का प्रयास करते हैं, और ये लगातार यह प्रयास रहता है कि सब उस पर एकमत हों, लेकिन ऐसा होता नहीं है, और बाद में कुछ कांग्रेस के ही महत्वपूर्ण नेता भी उसका विरोध करते हैं। 1 जुलाई 1928 को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में उस समिति को यह जिम्मेवारी दी जाती है कि आप वो मसौदा तैयार करेंगे, और लगभग 1-1.5 महीने के भरसक प्रयास के बाद 28 अगस्त 1928 को लखनऊ में वो मसौदा प्रस्तुत किया जाता है। अब उसमें महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं? उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि भारत जो वो समिति है वो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं करती है, वो एक डोमिनियन स्टेट की बात करती है, वो अधिराज्य की बात करती है। उनका कहना ये था कि भारत के अंदर के जितने भी महत्वपूर्ण विषय रहेंगे उन पे हम निर्णय लेंगे, और जो विदेश मंत्रालय होगा या विदेशी गतिविधियां होंगी उनमें ब्रिटिश सरकार ही अपने निर्णय लेगी, और जो अंतर्गत
भारत के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण निर्णय वो हम लेंगे। इसका मतलब डोमिनियन स्टेट की बात करते हैं, वयस्क मताधिकार की बात करते हैं, मूल अधिकारों की बात करते हैं। पृथक निर्वाचक मंडल को खारिज कर दिया जाता है। वो उनको आरक्षण देने की बात करते हैं अल्पसंख्यकों को, लेकिन पृथक निर्वाचक मंडल जैसी मांग को अस्वीकार कर दिया जाता है। और ये याद रखने योग्य है कि मौलिक अधिकारों पर इतनी मूल रूप से, इतने विस्तृत रूप से चर्चा करके सबसे पहली बार मांग की गई थी नेहरू रिपोर्ट में। तो जब पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को खारिज कर दिया जाता है तो फिर चूंकि अभी तक मोहम्मद अली जिन्ना साइमन कमीशन के विरोध में कांग्रेस के साथ थे, लेकिन अब फिर वो वापस सफ़ी के धड़े में जाके बैठ जाते हैं और नेहरू रिपोर्ट को खारिज कर देते हैं, इसका विरोध कर देते हैं। और क्या होता है कि सबसे पहला जो विषय था नेहरू रिपोर्ट का वो था अधिराज्य, डोमिनियन स्टेट। और इस मांग को लेकर भारत के दो युवा और बहुत ही महत्वपूर्ण नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों भी नाराज हो जाते हैं। उनका कहना है कि अब ये समय आ गया है जब हमको पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करनी चाहिए। और नवंबर 1928 में वो इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार मित्रों ये नेहरू रिपोर्ट का हर्ष होता है। क्योंकि सब एक मत नहीं हो पाते हैं तो उसका माना जाना संभव ही नहीं होता है। इसी समय क्या करते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना एक 14 सूत्री प्रस्ताव पारित करते हैं। और वह 14 सूत्री प्रस्ताव ऐसा होता है जिसमें वो अपनी पार्टी के, अपने लोगों के हितों की बात करते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो देश के हित में लागू नहीं होती हैं। वो इतनी ज़्यादा मांग करते हैं, इतना ज़्यादा आरक्षण मांगते हैं कि वो दिया जाना संभव नहीं होता है और उसको भी खारिज कर दिया जाता है। तो इस प्रकार मित्रों ये आज का विषय है जिसमें हमने 3 महत्वपूर्ण विषयों पर बात की है। सबसे पहले साइमन कमीशन क्यों आता है, सदस्य कैसे हैं, भारतीयों को सम्मिलित क्यों नहीं किया गया है, भारतीय राजनीतिक दल उसका विरोध क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, फिर रिपोर्ट कब प्रस्तुत की जाती है, उस पर चर्चा कहाँ होती है, उसके मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, नेहरू रिपोर्ट क्यों बनाई जाती है, उसके मुख्य बिंदु क्या हैं, उन पर चर्चा करते हैं, उनका कौन विरोध करता है, कौन समर्थन करता है और निष्कर्ष क्या होता है। मित्रों इस अंक को आज इसी चर्चा के साथ समाप्त करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। अगर उसके बाद भी कोई शंका है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। हम सदा आपके साथ अच्छे विषयों को साझा करने के लिए तत्पर हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।